हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर का कि कैपेसिटर क्या होता है, इसका यूज क्या है सर्किट में। ऐसे ही एक चीज़ और मिलेगी आपको मैग्नेटिज्म में, जिसको इंडक्टर कहते हैं, सिंबल एल है। और एक रेजिस्टेंस जो आपने पढ़ रखी है क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी में। और ये तीनों मिलकर एक सर्किट में जो यूज होता है जिसे हम कहते हैं एलसीआर सर्किट, जो आगे पढ़ेंगे। बहरहाल हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर क्या होता है। तो दरअसल ये कैपेसिटर का यूज ऐसे प्लेस पे होता है जहाँ पे सडनली करंट की सप्लाई चाहिए। अब वो जगह कहाँ है, चलिए इसके सिंपल हम ऐसे समझते हैं। जैसे जैसे जो कंडेंसर यूज होता है फैन में, वही कैपेसिटर है। लेकिन अगर हम बात करें करंट की, तो हमारे घरों में पूरी जो सप्लाई है, जो पावर है, उसका करंट ही लगभग 30-35 एम्पियर के आसपास होता है। लेकिन फैन को पहले स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए जो करंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे किसी चीज़ को इनिशिएट करना हो, स्टार्ट करना हो, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, राइट। पहले ये देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर क्या है ये एक्चुअली, अच्छा लिखते हैं यहाँ पे, सम इलेक्ट्रिक डिवाइस requires very high very very high current। अब वेरी हाई करंट, अब इसे दिमाग में बात ये आ रही होगी, अभी तो मैंने बताया कि जो बोर्ड में या फिर घर में जो सप्लाई आती है, जो करंट होती है, लगभग 30 या 35 एम्पियर होता है। तो यहाँ वेरी हाई की बात किया जा रहा है, और वो भी मैं कहने जा रहा हूँ 25 से 50 एम्पियर। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? टू स्टार्ट देम, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसको समझते हैं अच्छे से। स्टार्टिंग में जैसे कूलर हो गया, फैन हो गया, उसमें जो इस तरह का एक ऐसे ऐसे एक डिवाइस छोटा सा सिलिंड्रिकल लगा रहता है, ये होता है कंडेंसर, ठीक है। और यही है ये कैपेसिटर। एक्चुअली फैन को चलाने के लिए सडनली उसे करंट चाहिए होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हैं, जिसको ये स्टोर करके रखता है। और इसको चाहिए क्या, स्टार्टिंग में चलने के लिए, शुरू में चलने के लिए इसे करंट चाहिए। तो ये स्टोर करके रखता है, फिर इसको जूम से करके देता है, इसको जितना भी करंट चाहिए इसको एक साथ वो देता है। तो खट 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 क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही किसमें, कूलर वगैरह में भी लगा रहता है इस तरह के। तो जिस भी डिवाइस में सडनली करंट की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उसमें ये कंडेंसर कैपेसिटर लगा रहता है, जो एनर्जी को स्टोर करता है। और सडनली अगर उस डिवाइस को करंट चाहिए तो वो सप्लाई करने का काम करता है। ओके ओके, तो ये क्या है, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर 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 is what, is a conductor, is a conductor which stores क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल
एनर्जी, और उस एनर्जी को स्टोर किए रहता है, और जैसे ही फैन को या कूलर को या फिर ऐसे डिवाइस जिसको सडनली करंट की आवश्यकता है वो तुरंत दे के गुर 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 गन गनागन स्टार्ट चलने लगता है। ठीक है, ऐसे खटखटा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यह एनर्जी को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पे एक साथ दे देता है। ठीक है, अब बात करेंगे कैपेसिटेंस का, क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर चार्ज एनर्जी की बात करें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, K(Q1Q2/R), तो ये एनर्जी भी किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। ओके, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है, जो कंडेंसर है, यह एनर्जी को पकड़ के रखता है। क्या करता है, पकड़ के रखता है। वो कैसे, एक टर्म आता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस कौन से चिड़िया की नाम है भाई, देखो कोई चिड़िया उड़िया का नाम नहीं है ना, ये तो नाम है फिजिक्स की चिड़िया का। एक्चुअली कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। ये क्या है, प्रॉपर्टी है, वही जो मैंने बताया। क्या करता है, ये एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, चार्ज एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, या इसे प्रॉपर्टी कह लो, या इसी को कैपेसिटी कह लो, या एबिलिटी कह लो। ठीक है, जो होल्ड करके रखता है एनर्जी को, जो एक साथ डिवाइस को ज़रूरत पड़ने पे वो दे देता है। राइट, यस। चलो आगे बढ़े। ठीक, अब इसके बाद से क्या होता है, क्या होता है, अरे वही बताया तो कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को रखने की या रख पाने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को रख पाने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C=Q/V। राइट, C=Q/V। अच्छा, ये फॉर्मूला में जैसे ये सी क्या है, सी तो कैपेसिटेंस हो गया, ये चार्ज हो गया, ये वोल्टेज हो गया। राइट, क्या यह सी जो कैपेसिटेंस है चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या क्या कह रहे हो, अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कैसे, देखो ऐसे, मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो अभी क्या मतलब 10th में पढ़ा ही होगा वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R=V/I, पढ़ा है, यस सर, बिल्कुल सही। तो बताओ क्या ये रेजिस्टेंस ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। फिर किस पे डिपेंड करता था उसमें, यह रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके इनवर्स यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, फिर मटेरियल पे डिपेंड करता है, फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बात सही है ना, बिल्कुल सही। वैसे ये कैपेसिटर जो है यह चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। अब अरे ये जो कैपेसिटेंस है ये पहले से डिफाइंड है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि कैसे ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी मतलब एक डिफाइंड क्वांटिटी है, जो कैपेसिटेंस है यह डिफाइंड क्वांटिटी है, डिफाइंड क्वांटिटी है। अब इस चीज़ को कैसे समझें, चलो समझते हैं। ऐसे यहाँ पे ये एक मान लो, जो भी मान लो, स्फीयर मान लो, सर्किल मान लो, स्फीयर ही मानो, कंडक्टिंग मान लो। ठीक है, तो चार्ज सरफेस पे आएगा, चार्ज सरफेस पे आएगा। तो मान लो इनफाइनाइट से स्मॉल चार्ज, जिसको हमने डी क्यू कह दिया। अब इस डी क्यू को यहाँ पे ले आना है, तो इसमें चार्ज ऑलरेडी है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल है, तो इसको यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इस पे मान लो
पहले से चार्ज Q है और पोटेंशियल V है ना। तो अगर हम ये मान लें कि इस पे पहले, चलो यहाँ पे ये देख लेते हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, फिर इनफाइनाइट से इस पे पहला चार्ज DQ ले गए, ठीक, फिर दूसरा ले गए, तो पहला ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। जब दूसरा ले जाएंगे तब इस DQ और इस DQ में क्या रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। फिर मान लो किसी तरह से ला के यहाँ पे रखा, पोटेंशियल बढ़ेगा ना, फिर तीसरा DQ ले गए यहाँ पे, तो पोटेंशियल तब तक और बढ़ गया, राइट। यानी कि रिपल्सन बढ़ जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज हम रखते जाएंगे और रखते रखते मान लो लास्ट वाला ले जाएंगे, तो लास्ट वाले DQ चार्ज को यहाँ ले जाकर रखने में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय अगर चार्ज Q हो गया तो पोटेंशियल भी हो जाएगा। इससे ये है कि देखो, चार्ज को जब ला के यहाँ पे रखेंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा, और हमें 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 करना क्या है, ये पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू dW/dQ। ऐसा ये इसलिए है, अरे V इज इक्वल टू W/Q होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो स्मॉल चार्ज को लाने में स्मॉल वर्क, ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये किस पे डिपेंड करता है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, dW इज इक्वल टू V dQ। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ही वर्क डन है। तो चार्ज जितना कम होगा उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा, बट हमें पोटेंशियल कम रख के चार्ज अधिक लाना है, क्योंकि चार्ज ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, तो एनर्जी ज़्यादा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम करंट प्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट। जैसे जब कैमरा से हम फ़ोटो खींचते हैं, खिंचेक, तो वहाँ से फ्लैश की जो लाइट निकलती है बहुत तेज़ी से, उसको 25 से 30 मीन्स 25 से 30 एम्पियर चाहिए करंट उसे, तो तुरंत एक सेल कहाँ से देगा, बट वो जो कैपेसिटर है वो उसको पूरा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतने ही ज़्यादा, मीन्स पोटेंशियल जितना कम चार्ज उतना ही अधिक, चार्ज अधिक तो फिर क्या, कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस उतना ही अधिक होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अब जैसे मान लेते हैं कि ये चार्ज है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक, इसके ऊपर चार्ज है ये ऐसे बहुत ज़्यादा, और इसके चारों तरफ फैला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव बाहर की तरफ होता है। यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पोलराइज्ड हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो जब ये एयर का पोलराइजेशन होगा, मीन्स पोलराइजेशन ऑफ एयर, तो क्या होगा उस केस में, जब यह नेगेटिव चार्ज अधिक हो जाता है तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव के तरफ जाएगा बहुत तेजी से, तो पोटेंशियल वहाँ अधिक होता है, चार्ज कम होने की वजह से कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, उसी को कोरोना चार्ज कहते हैं, कोरोना चार्ज, ठीक है। ये नेट पे भी सर्च करके मारना आ जाए, खिचक खिचक आ जाएगा, ठीक है। तो जब पोटेंशियल बढ़ गया, जब पोटेंशियल बढ़ गया तो क्या हो गया, एनर्जी भी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये आवाज़ कड़कड़ाहट की आई, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो C है, कैपेसिटेंस है, यह Q और V पे डिपेंड नहीं करता, तो डिपेंड किस पे करता है, तो ये जो C है कैपेसिटेंस, C इज पहले किस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, यानी Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड किस पे करता है, तो यह C डिपेंड करता है, C डिपेंड्स ऑन डायमेंशन,
डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, राइट। और वो किस मटेरियल का बना है, किस मटेरियल का बना है उस पे डिपेंड करता है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, राइट। क्योंकि जब चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, चार्ज बढ़ेगा तो उसी के साथ ही पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, और दोनों मिलके इसको कांस्टेंट रखते हैं। यानी एक बार जो कैपेसिटर फिक्स हो जाता है, जो कैपेसिटर बनाते हैं दो प्लेट को लेके, तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, फिक्स हो जाती है। जैसे हम सब की कैपेसिटी क्या है, फिक्स है। तो वैसे ही जैसे ही कैपेसिटर बनता है, सेटअप होता है, सिस्टम बनता है, उसकी कैपेसिटी फिक्स हो जाती है। यानी चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल भी साथ में ही बढ़ेगा, ताकि इसके इस कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे रेजिस्टेंस में वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस जो मटेरियल है, जो वायर है, उसका फिक्स होता है। अरे वायर जो तार है उसका तो रेजिस्टेंस फिक्स ही रहेगा, है ना। तो वोल्टेज और करंट आपस में वेरी हो जाते हैं। जैसे वोल्टेज वेरी करेगा उसी के अकॉर्डिंग करंट भी वेरी करेगा और आर हो जाएगा कांस्टेंट। वैसे यहाँ पे कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटर जो है ये भी कैपेसिटेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये जो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी है, फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज, ये कुलाम हो गया और इसका वोल्ट हो गया, वोल्ट। और इसी को कहते हैं फैरड, फराड। अरे फराड नहीं हो गया, दिस इज अ यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में F लिखते हैं, ये बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं कुलाम पर वोल्ट या फराड हो गए, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्पेरिकल कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर एंड, या उसी को कंडक्टर भी कहते हैं। अब लेते हैं एक ऐसे स्पेरिकल, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज हो गया। इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, वोल्टेज यहाँ V मान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, आर डिस्टेंस है तो के क्यू बाई कैपिटल आर, ये होता है, ओके। अब इसका जो कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, तो V के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि ये पोटेंशियल है इसका, तो ये हो जाएगा Q बाई के क्यू बाई आर। फिर इसको सॉल्व करेंगे, Q से Q कैंसल और R चला जाएगा ऊपर, R बाई के, है ना। अब इस K की वैल्यू रखते हैं, K की वैल्यू क्या होता है, ये तो R हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये कहाँ है, एयर में है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, मीन्स क्या, C इज इक्वल टू 4 पाई, दिख रहा है, यस, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखो यहाँ से क्लियर भी होगा, अभी मैंने बताया कि यह C किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायमेंशन और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले से C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो R क्या है, R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, यानी कि इस R की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे, R की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं
तो सी की वैल्यू बढ़ेगी, आर ये बड़ा करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना, ये बड़ा हो जाएगा, आर बढ़ाएंगे तो ऐसे, आर बढ़ाया तो बड़ा हो गया। तो ये तो हो गया इसके साइज की बात। और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी स्पेस की, तो ये तो स्पेस में रखा गया। अगर किसी, जैसे मान लो ये जो परमिटिविटी है किसी मटेरियल का, यानी कि ये जो मटेरियल है चेंज कर दिया, जैसे इसको कहीं रखेंगे ना, तो जैसे मटेरियल चेंज करेंगे तो इसके कैपेसिटेंस भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, डायमेंशन आर कह सकते हैं, और इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम जो एप्सिलॉन लिया है। ये ठीक है। तो दो बातों पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, एक तो डायमेंशन पे, ठीक, और दूसरा मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम क्या है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट मतलब एयर हो गया, ओके, यहाँ तक हो गया, लिख लिया यहाँ तक, फिर आगे बढ़ा जाए। अब इसी को और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट आर ये हो गया इसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का स्पीयर के लिए। एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में अगर हम ले लें ये जैसे आर जो रेडियस है 1 मीटर, 1 मीटर हो गया, तो हमें निकालना है क्या है, कैपेसिटेंस, फाइंड कैपेसिटेंस, ठीक, सी की वैल्यू। अगर 1 मीटर रेडियस लेते हैं, 1 मीटर यानी कि क्या, अरे जैसे कपड़ा नापते हैं मीटर स्केल, मीटर स्केल नहीं मतलब वही कह लो, मीटर स्केल ही कह लो, है ना, जो भी है। तो 1 मीटर यानी कि उसके रेडियस में जाओ, कपड़ा नापने वाला उसे 1 मीटर का रेडियस नाप के देख लो कितना बड़ा हुआ। अब उसको ले लिया तो उसको देखते हैं कैपेसिटेंस कितना आता है। एक्चुअली अभी हम लोग स्पेयर का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है कंपटीशन लेवल में यूज होता है, इसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत पड़ी। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं जो स्पेयर के लिए है, वही स्पेयर के लिए जो है वो उसमें भी फॉलो करेगा, किस में फॉलो करेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, फॉर्मूला वगैरह सब उसमें यूज होगा, ठीक है। ओके, देखते हैं अब यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब C इज इक्वल टू क्या है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन और R के जगह पे 1 हो गया, इंटू 1, 1 लिया ना 1 मीटर। अब चलो, अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या, जो K होता है, K को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू, नहीं दिख रहा, चलो इधर लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹। तो केवल इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको नीचे भेज देंगे, उसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, बिल्कुल सर गड़बड़ हो गया, बिल्कुल गड़बड़ हो गया। ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 इंटू 10⁻⁹। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो 10⁻⁻9/9, तो 1/9 लिख सकते हैं यहाँ पे, 1/9, यहाँ पे 10 कर देते हैं, तो ऊपर पावर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ बढ़ाया तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 1.1 ये आएगा, यही आएगा ना। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.1 इंटू 10⁻⁻10। और कैपेसिटर का फैराड होता है, अरे फराड दैट वन, अरे जो फराड हो गया, कौन भाई, कोई नहीं, देखो इधर।
अब इसका मतलब क्या समझा, 10⁻⁻10 बहुत कम है ये जो c की वैल्यू है ये बहुत कम है, बहुत कम है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल और लेना पड़ेगा, वहाँ से मैं समझाऊँ। अगर इसी को पहले बदल दें किसमें, माइक्रोफैरड में, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻4 माइक्रोफैरड, क्योंकि 10⁻6 क्या होता है, अरे वो भूल गए क्या, ला 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 ला, ये ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, 1 इंटू 10⁻⁻4 माइक्रो फैरड। चलो इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसे भी दिख रहा है कि बहुत छोटा हो गया, वेरी स्मॉल। ठीक, अब जो हम फैन, जो हमारे घरों में फैन यूज होता है या फिर कहीं भी हम कैपेसिटर यूज करते हैं तो उस पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, उसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड या 4 माइक्रोफैरड या 2 माइक्रोफैरड। ये देखो तो 1.1 है, ऊपर से नेगेटिव है, तो बहुत छोटा हुआ। दरअसल ये स्पेरिकल इसीलिए नहीं यूज होता क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। जब चार्ज को इसके सरफेस पे लाते हैं तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे अभी महसूस होगा, अभी महसूस होने वाला, देखो इधर। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो कूलर वगैरह में यूज करते हैं उस पर भी माइक्रो मतलब 5 माइक्रोफैरड के आसपास होता है, और ये जो यूज किया गया है 1 मीटर था, 1 मीटर लिया था ना, 1 मीटर रेडियस। अब सोचो, यानी कि 2 मीटर डायमीटर का उतना बड़ा कैपेसिटर कौन यूज करेगा। सर नहीं सर, हम लोग तो तुच्छा से लगाते हैं, हो जाता है काम, है ना। इसी के लिए है यहाँ पे। अब हम ये देखते हैं इसमें कि मान लो अगर हमें 1 फैरड अगर चाहिए तब कितना लगाना पड़ेगा। स्पेरिकल की बात कर रहा हूँ, स्पेरिकल कैपेसिटी, ये स्पेयर था ना यहाँ पे, इसकी बात चल रही है। तो इसमें देखते हैं अगर हमें कैपेसिटेंस चाहिए 1 माइक्रोफैरड, तो उसका जो रेडियस है वो कितना बड़ा ले, मतलब वो जो कंडक्टर है कितना बड़ा हो कि हमें 1 माइक्रोफैरड मिले। रखते हैं अब यहाँ पे C इज इक्वल टू 4 पाई, अब साइलेंट नॉट R हो गया, अब C की जगह पे 1 हो गया, 1 ही लिया ना, 1 फैरड, 1 फैरड। अब देखो ये इतना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी तो निकाला था, कितना 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 कितना, सिंपल इसको इधर भेज दो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखो यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर होगी, आर निकालना है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। लो इतना बड़ा चाहिए, ये तो अर्थ के भी रेडियस से बड़ा है, इसीलिए इसको यूज नहीं किया जाता है स्फेरिकल को। क्यों, जो अर्थ का रेडियस है वो कितना है, वो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है, और यहाँ देखो 9 इंटू 10⁻9, इतना बड़ा रेडियस लेंगे, यानी अर्थ से भी बड़ा लेंगे तब जाके 1 माइक्रोफैरड मिलेगा। यही रीजन है कि स्पेरिकल जो शेप का कंडक्टर कह लो या फिर जो भी है, इसको एज अ कैपेसिटर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वो यूज करते हैं कौन सा, पैरेलल प्लेट वाला, वो भी हो सकता है इस लेक्चर में ना हो पाए, अगले लेक्चर में होगा, लेकिन इसके सारे फॉर्मूला उसमें यूज होंगे, सारे फार्मूला उसमें अप्लाई होंगे, सारे फार्मूले वहाँ पे काम के होंगे। अब देखते हैं क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, स्फेरिकल वाला लेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं जिसपे Q चार्ज है, राइट। अब मान लो इनफाइनाइट से चार्ज यहाँ से ला ला के इस पे रखे हैं, रख रहे हैं,
पहला चार्ज डी क्यू लेके आएंगे, यहाँ पे मान लो डी क्यू रख दिया तो कोई रिपल्सन नहीं। फिर जैसे जैसे यहाँ पे ला के रखते जाएंगे, इतना रख लिया, फिर मान लो ले आया तो रिपल्सन बढ़ता जाएगा, रिपल्सन बढ़ता जाएगा तो वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये हमें देखना है, क्या देखना है कि जब यहाँ पे चार्ज क्यू चार्ज हो गया, कैपिटल क्यू यानी पूरा फुल हो गया, तो उस केस में कितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो गया। क्या निकालना है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कौन करेगा? हम तुम करेंगे। एक्सटर्नल एजेंट टू bring each dq एलिमेंट फ्रॉम कहाँ से? यहाँ से, इनफाइनाइट से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू कहाँ? दिस स्फीयर टू दिस स्फीयर। कैसे? तो स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी stored in the form of potential एनर्जी। राइट। अब मान लेते हैं पहले कि जब टी टाइम मतलब जीरो समय में जब चार्ज बिल्कुल नहीं था तो उस केस में पोटेंशियल भी जीरो था। अब जब चार्ज यहाँ से लाने लगे तो मान लेते हैं टी टाइम में कितना चार्ज ले आया, स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे लाके रख दिया, स्मॉल क्यू, तो पोटेंशियल भी बढ़ के क्या हो जाएगा? मान लेते हैं क्या? स्मॉल वी हो गया। राइट। तो यह वी यहाँ से, चूंकि कैपेसिटेंस तो इसका फिक्स रहेगा, वेरी क्या करेगा? चार्ज और पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? उस केस में मान लेते हैं स्मॉल चार्ज आया, इधर लिखते हैं स्मॉल चार्ज लाया, उस कैपेसिटेंस तो सेम है, पोटेंशियल इतना हो गया। राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं इनफाइनाइट टाइम में, यानी कि जब पूरा चार्ज यहाँ पे लाके रख लिया, क्यू चार्ज हो गया, तो उस केस में पोटेंशियल कैपिटल, चार्ज भी कैपिटल क्यू हो जाएगा और ये कैपेसिटेंस तो जो है वो रहेगा, क्योंकि यही दोनों वेरी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वेरी करेंगे तभी तो ये फिक्स रहेगा। ठीक। अब देखते हैं क्या जो यहाँ से चार्ज ले जाकर इस पे रख रहे हैं तो उसमें कितना वर्क डन किया जा रहा है बाई एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल एजेंट हम और तुम, कौन कर रहा है? हम ही तुम ही कर रहा है ना। तो V माइनस वी इनफाइनाइट से ला रहे हैं कहाँ? V फाइनल यहाँ स्फीयर तक हो गया। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अब ये पोटेंशियल इनफाइनाइट पे जीरो मानते हैं तो V इज इक्वल टू, यहाँ स्फीयर यस भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू हो गया। अब इसका वर्क डन निकालना है ना, तो ये वर्क डन इधर, यानी कि इसको इधर भेजते हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू हो गया। अब क्या करें? एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं ना, तो एक्सटर्नल, पहली बात जब यहाँ से चार्ज इनफाइनाइट से चार्ज यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है इस पे, वैसे वैसे क्या हो रहा है? वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, यानी कि वेरिएबल फोर्स काम कर रहा है, मतलब फोर्स वेरी करेगा ना, ऑब्वियसली वर्क क्या होगा? चेंज होगा। दूसरा लाया तो उसमें कुछ और वर्क लगा, तीसरे वाले में कुछ ज़्यादा वर्क हो गया, चौथे वाले में कुछ और ज़्यादा वर्क हो गया, ऐसे लाते लाते लास्ट वाले में कुछ ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इस वर्क को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक?
जीरो, जब चार्ज जीरो था और कहाँ तक हो गया, कैपिटल क्यू हो गया, और वही आएगा क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, राइट, यस। और डी डब्ल्यू की वैल्यू, मतलब जीरो से इनफाइनाइट, डी डब्ल्यू की वैल्यू वी डी क्यू, वी डी क्यू। अब वी की वैल्यू रखते हैं, वी की वैल्यू यहाँ से किधर से किधर से, ये रहा, ये रखते हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू क्यू बाई, वेरिएबल लेंगे ना, ये तो फुल हो गया, कहाँ गया, ये रहा, यही तो वेरी कर रहा है, ये चार्ज क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, इसी को तो बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा q बाई सी, और ये हो गया डी क्यू। क्या सर, अब एक बार में नहीं लिखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब देखो, ये कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर ले लो, पूछ क्या रहे हो, लिख ले लो, बाहर ले लो, अरे क्या जी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, क्यों होगा ना, यस सर, मैं तभी से तो वही बोल रहा था, अच्छा बोल रहे थे, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू, पढ़ रखा है तुमने, हमने, सबने। अब वैल्यू रख दो वैल्यू, पहले 1/c पहले अपर रखेंगे, तो कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो रखो, पूरा जीरो हो गया, बहुत सही, लाइट आ गई, लाइट आ गई, देखो यहाँ तक हो गया। अरे लाइट जाने के बाद सही होता है ना, ये हो जाएगा 2c, और यहाँ पर लिख लो इसका क्यू स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, या इसी को हम लिख सकते हैं, ये वर्क डन ही तो उसमें स्टोर्ड होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। चलो ये हो गया फॉर्मूला, क्योंकि यही वर्क होगा और ये वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। अब इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम देखते हैं किसके टर्म में, Q एंड V, तो ये जो हो गया ये क्या है, यही है पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स स्टोर्ड दिख रहा है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन एनर्जी UF माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज Q स्क्वायर बाई 2c, हो गया। अब नेक्स्ट इसी को हम देखते हैं किसमें, इन फॉर्म ऑफ, इसी को देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 QV हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम C इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ से C इज इक्वल टू क्यू बाई बी इसी में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 और C के प्लेस पे हो गया क्यू भी, तो 1Q से Q खल्लास, ये भी चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा क्यू भी और साथ में 1/2, मीन्स
मीन्स U इज इक्वल टू 1/2 क्यू भी। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ Q एंड V हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया। अब किस में लिखना है? इन टर्म्स ऑफ C एंड V, C एंड V में रखते हैं। तो इसमें अब क्या करें? 1/2 क्यू भी, तो इस Q के जगह पे C भी रख देते हैं। तो U इज इक्वल टू 1/2, इस Q के प्लेस पे रखेंगे C भी इंटू V, U इज इक्वल टू 1/2 CV², ये हो गया। और ये सारे फॉर्मूला उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग, किसमें? एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर मीन्स पैरेलल प्लेट में भी। इसमें अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? यहाँ तक हो गया, लिख लें यहाँ तक फटाफट, फटाफट करके बता बता, फटाफट करके बता। यहाँ देखते हैं क्या क्या पढ़ चुके। C इज इक्वल टू 4πε R, एक ये पढ़ा फॉर्मूला कैपेसिटर का। फिर क्या पढ़ा? एक ये पढ़ लिया, U इज इक्वल टू Q²/4πε0 इंटू। अब ये आया कहाँ से? तो ये Q1Q2/R² से आ गया। K की वैल्यू रख दिया, 4πε0 हो गया। ये स्फीयर के लिए है, स्फीयर के लिए है। एनर्जी पढ़ ही रखा है, क्या क्या दिख रहा है? यस सर, U इज इक्वल टू Q²/2C। फिर इन टर्म्स ऑफ V एंड C, V एंड C में क्या पढ़ा? Q इज इक्वल टू CV। फिर इन टर्म्स ऑफ पढ़ा CV क्या था? हे यहाँ स्क्वायर, यहाँ 1/2 मीन्स Q इज इक्वल टू 1/2 CV² हो गया। और एक क्या था दिख रहा है? 1/2 क्यू भी। अरे ये U है, ठीक। U इज इक्वल टू 1/2 CV² और एक U इज इक्वल टू 1/2 क्यू भी। एक छोटा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन देखते हैं ये कि आखिर ये जो स्फीयर है इसको एज अ चार्ज कैपेसिटर क्यों नहीं लिया जाता? तो रीजन इसका ये है क्योंकि इसका जो कैपेसिटेंस है वो वेरी लो है। पहला कंडीशन यही है कि वेरी लो कैपेसिटर, वेरी लो कैपेसिटर। क्योंकि अगर R इज इक्वल टू 1 मीटर लेते हैं तो C इसका कैपेसिटेंस आया था 1.1 इंटू 10⁻⁻, जो क्या आया था -11 फैराड, यही नहीं 10 होगा तब यहाँ पे, या 1.1 इंटू 10⁻⁻4 माइक्रो फैराड। इसलिए है क्योंकि ये जो स्फीयर है चार्ज इसके सरफेस पे है और चारों तरफ फैल जाता है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स एनर्जी। ये क्योंकि यह एनर्जी बाउंडेड नहीं है, और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखेंगे वो बाउंडेड होगा। क्या होगा? वो बाउंडेड होगा, और बाउंडेड होने की वजह से उसकी कैपेसिटी अधिक होती है और एक दूसरे को वो कहीं भी खिसकने नहीं देता है। तो ये क्या है? एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, ठीक है। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है चारों तरफ, खिचक 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 ऐसे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी कहाँ तक? तो ये इसका रेडियस कितना है? इस कैपिटल R, तो R से पूरा इनफाइनाइट तक क्या है? फैला हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है।
जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।